हेलो एवरीवन, जैसे कि अपनी क्लास चल रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हमने समांस सबसे पहले तो समांस और विषमांस बंध विखंडन पढ़े थे। उसके बाद में समांस और विषमांस बंध विखंडन पढ़ने के बाद में हमने देखा था कि कोई भी अभिक्रिया है उसमें क्रियाकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं। जो लेफ्ट साइड में होते हैं क्रियाकारक, उसमें भी जो अधिक मात्रा में होते हैं सब्सट्रेट होते हैं, जो कम मात्रा में होते हैं वो रिएजेंट। फिर हमने देखा था कि भाई रिएजेंट जो होते हैं वो क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो वही होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज जो होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी जितने भी सारे धनायन हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। क्योंकि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन से क्या रखेंगे, स्नेह रखेंगे। और दूसरे अभिकर्मक रिएजेंट हमने पढ़े थे नाभिक स्नेह, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में क्या है कि भाई नाभिक से स्नेह रखने वाले या धनायन से स्नेह रखने वाले। तो धनायन से स्नेह क्यों रख रहे हैं, क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। यहाँ तक अपना हो गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो भी अपनी ऑर्गेनिक अभिक्रिया होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं, इनमें जब भी अभिक्रिया होती है बीच में इंटरमीडिएट भी बनते हैं। तो आज का टॉपिक है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्रियाशील मध्यवर्ती। क्रियाशील मध्यवर्ती। तो क्रियाशील मध्यवर्ती में क्या है, तो कौन कौन से अपने सिलेबस में, अपने सिलेबस में 6 हैं। एक तो है आपके कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन है। एक अपना है कार्ब एनाइन है, कार्ब एनाइन है। उसके बाद में हम बात करें तो मुक्त मूलक है, अपने मुक्त मूलक है। उसके बाद में हम बात करें तो बेंजीन है, बेंजीन, या हम कह सकते हैं एराइन भी है इसका नाम। एक अपने हैं कार्बिन है, एक अपने हैं नाइट्रेट, ठीक है। तो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में पहले यूनिट, उसमें जो अगला वाला अपना पार्ट है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में 100% हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आता है। 6 इंटरमीडिएट है, 6 में से कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा। 3.5 नंबर में तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, और हमेशा ही एक क्वेश्चन तो इनसे आएगा। या फिर आप देख लो बड़े क्वेश्चन में भी क्या होता है कि दो को एक साथ में, या फिर 2 क्वेश्चन बना के दे देंगे, ए पार्ट में ये दे देंगे, बी पार्ट में कोई और दे देंगे। छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कार्बोकेटाइन में, कार्बोकेटाइन का संकरण वगैरह क्या होता है, कार्बोनाइन का संकरण क्या होगा, उसकी संरचना कैसे होती है। इस प्रकार से छोटे मोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उनके सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एक एक करके सारे के सारे इंटरमीडिएट हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे हम कार्बोकेटाइन। सबसे पहले वाले पे आते हैं हम कार्बोकेटाइन। कार्बो धनायन, कार्बो। अब देखो नाम से स्पष्ट है, कार्ब धनायन। इस प्रकार के स्पीशीज, या फिर कोई भी, जैसे कि आपके कार्बन है और कार्बन को यदि धनावेश है तो क्या कहलाएगा, आपके कार्ब धनायन कहलाएगा। और कार्ब धनायन बनेंगे कैसे, तो कार्ब धनायन, कार्ब धनायन विषमांस बंध विखंडन के दौरान बनते हैं। के दौरान बनते हैं। कब बनेंगे वो भी देखेंगे। तो विषमांस बंध विखंडन हमें पढ़ रखा है, क्या होता है वो विषमांस बंध विखंडन के सब कुछ हमने चर्चा कर ली है। तो कोई भी सिलेबस है उसमें यदि विषमांस बंध विखंडन होता है, और साथ में यदि उस विखंडन में एक तो कार्बन है, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक कार्बन है, और साथ में कोई भी जुड़ा हुआ, जैसे हेलोजन को मान, हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो जब भी विषमांस बंध विखंडन होता है और साथ में जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर जो भी परमाणु जुड़ा हुआ है, उसकी विद्युतीयता क्या है, x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यदि x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से क्या है, ज्यादा है। और बॉन्ड लीवेज कैसा हो रहा है,
हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है ना। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो हैलोजन वाला है अपना पार्ट वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, कार्बन। ये है आपके कार्बो, ठीक है, ये हो गया आपके कार्बो। क्लियर है? तो ये हो गया भाई कार्बोकैटायन कैसे बने। अब इसकी संरचना के बारे में यदि हम चर्चा करें कि कार्बोकैटायन की संरचना कैसी होगी, अब देखें जैसे ये जुड़ा हुआ था यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ जैसे मैं लिखा हूँ ये कार्बन था अपने, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था 2s2 2p2 था। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या था, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन किसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्साइटेड स्टेट में, क्या करेगा, जो सब कुछ आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ऊपर वाली तो ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है आपके एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और इनमें संकरण होता है, sp3 होता है, ये संकरण हो गया, इनमें संकरण द्वारा ये क्या बनाएंगे, sp3 संकृत कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, एक है, दो है, तीन है और चार है। एक हाइड्रोजन आपके यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन आपके यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया है, हाइड्रोजन में एक आपके क्या है, X है। X जैसे मान लिया यहाँ पे क्लोरीन मान लिया, ठीक है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन संकेत कक्षक का, इसका एक और इसका हाइड्रोजन का S वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर क्या बना है, सहसंयोजक बना है, सहसंयोजक। जब इस प्रकार का बंध विदलन होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया तो एक क्लोरीन निकल गया, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। अब ये कार्बन, ये तो थी स्थिति, यहाँ तक की स्थिति आपकी जब कार्बोकैटायन नहीं बन रहा था, इसकी स्थिति ये थी, ये sp3 संकरण था, ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो बॉन्ड ये टूट रहा है, तो मैंने भी यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये तोड़ दिया, तो ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो Cl- के रूप में निकलेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, चले गए, और क्लोरीन यहाँ से चला गया। अब इसका जो संकरण है, अब जब कार्बोकैटायन बन जाता है उसके बाद में कार्बोकैटायन का संकरण क्या होता है, कार्बोकैटायन का संकरण होता है sp2 संकरण होता है, ठीक है। sp2 संकरित कक्षक हो गए ये तीन, तो तीनों के साथ देखो एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ, एक हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ क्या है, लिख लो, ये बॉन्ड बनाया हुआ है। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद इसका संकरण हो जाएगा sp2, और रिक्त एक अपना क्या रह जाएगा, वैकेंट क्या रह जाएगा, रिक्त वैकेंट pz ऑर्बिटल, ये क्या रह गया आपके, खाली रह गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। sp कार्बोकैटायन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है, और pz क्या होता है आपके, खाली रहता है। तो संरचना कैसी होगी वो देखते हैं। संरचना की हम बात करें तो समतलीय त्रिकोणीय होगी, कैसी होती है, समतलीय त्रिकोणीय। जैसे ये वाला लिखो, ये हाइड्रोजन का है ऊपर है, ये कार्बन इधर है, ये कार्बन पीछे है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन वाली, ये त्रिकोण में है, इनके बीच में 120 डिग्री का क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। और जो खाली कक्षकता है इनके लंब तल के एक इधर और एक इधर, ये क्या होती है, इसकी पाली होती है, किसकी, रिक्त कक्षक की, वैकेंट pz ऑर्बिटल की, वैकेंट pz ऑर्बिटल की पाली क्या होती है, बीच में होती है, ठीक है। ये हो गया वैकेंट p ऑर्बिटल। और यदि हम बात करें आगे तो संकरण की, तो संकरण यहाँ पे क्या है, sp2 संकृत sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या हो गया, sp2 संकृत कक्षक हो गया। sp2 संकृत कक्षक के साथ में हम देखें तो अब देखो दो इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो संयोजी कोष में वैलेंस आयन, अब इस संरचना कैसी होगी आपके, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया आपके संरचना। और इसमें हम देखें तो क्या देख सकते हैं अपन, इसमें वैलेंस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम देखें तो
वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं? 6। ये ठीक है, ये हो गई आपके कार्बोकेटायन की संरचना। तो मोस्ट क्या है, जब भी कार्बोकेटायन बनेंगे तो किससे बनते हैं? आपके विस्मांस बंध विखंडन से बनते हैं। पहले चीज तो विस्मांस बंध विखंडन में भी क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जिस परमाणु से जुड़ा हुआ वो क्या होती है? कम होती है। तो कम होती है तो जो परमाणु जुड़ा हुआ जिसमें जाता है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो पीछे क्या हो जाएगा? कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? होमोलैटिक बॉन्ड क्लियर होगा। संरचना में हम देखें तो संरचना कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर संरचना होती है। तो ट्राइगोनल में इनके तीनों के बीच में 120 डिग्री का कोण होता है, और ये जो लॉब से आगे और पीछे मान लो ना तल के लंबवत होती है, बीच में होती है लॉब से। वो कैसी होती है लॉब से? पी जेड एक्सिस कैसा होता है? वैकेंट होता है। अब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक के लिए क्या है? अवेलेबल है, क्योंकि रिक्त स्पेस है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर सकता है। अभिक्रिया के लिए अवेलेबल है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आके जुड़ सकते हैं। और इनका संकरण क्या होता है? sp2 होता है। इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी होती है? 6 होती है। तो छोटे क्वेश्चन में यदि आपको पूछा जाए तो पूछ सकते हैं कि कार्बोकेटायन का संकरण क्या होता है? तो क्या होता है? sp2 होता है। संरचना कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक ये होगी अपने संरचना। संरचना के बाद में हम बात करें तो कार्बोकेटायन के प्रकार के बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन ये कौन कौन से हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन, टाइप्स की हम बात करें तो 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि एक इधर लिखूं मैं 1 डिग्री वाला, लिखूं 2 डिग्री और एक लिखूं 20 डिग्री, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक कार्बोकेटायन, द्वितीयक कार्बोकेटायन और तृतीयक कार्बोकेटायन। तो सबसे पहले समझते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं। कोई भी कार्बन है, इससे यदि एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। यदि एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं वो कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कोई कार्बन है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये तो कार्बन की बात होगी। और यदि 1 डिग्री कार्बन वाले कार्बन पर क्या है? धनावेश है तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक धनायन हो जाएगा। और यदि 2 डिग्री कार्बन पर यदि धनावेश है तो वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। और 3 डिग्री कार्बन वाले कार्बन पर यदि धनावेश है तो वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। एग्जांपल लिखते हैं जैसे CH3 इस पे यदि धनावेश है तो इसका नाम हो जाएगा एथिल कार्बोकेटायन। एथिल कार्बोकेटायन हो जाएगा। इसकी हम बात करें तो आइसोप्रोपिल, कार्बोकेटायन हो जाएगा। इसकी यदि बात करें तो ये हो जाएगा तृतीयक में हम लिखे तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है CH3 और CH3, तो ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ये 3 प्रकार से अलग अलग आपके कार्बोकेटायन के प्रकार होते हैं। जिस डिग्री वाले कार्बन पर ये जो भी कार्बोकेटायन है उसी डिग्री का क्या हो जाएगा? कार्बोकेटायन हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे क्रियाशीलता एवं स्थिरता। रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। रिएक्टिविटी की हम बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो पहली चीज तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होंगे? जुड़ते होंगे। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसका मतलब वो कम क्रियाशील है,
और रिएक्टिविटी कम है इसका मतलब वो ज़्यादा क्रियाशील है। उल्टे हैं, रिएक्टिविटी यदि ज़्यादा है, रिएक्टिविटी यदि ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज़ इसका ध्यान रखना है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। जो ज़्यादा क्रियाशील है इसका मतलब उसकी स्थायित्व कम है तभी तो ज़्यादा क्रियाशील है। और कोई जिसका स्थायित्व ज़्यादा है, ज़्यादा स्थायी क्यों है, क्योंकि वो कम क्रियाशील है। तो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होते हैं। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना। इसमें देखो फैक्टर है 3-4 फैक्टर पढ़ेंगे हम। पहला फैक्टर है प्रेरणिक प्रभाव का, है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, अब इंडक्टिव इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है अपने कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर और रिएक्टिविटी वो देखेंगे। देखो इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो माइनस साइड और प्लस साइड का क्या होगा पता है, देखो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कोई भी कार्बन है उसके पास यदि कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे Z जुड़ा हुआ और प्लस आई वाला जुड़ा हुआ, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट करेगा। और यदि कार्बोकेटाइन अपना ये है और इसके साथ यदि कोई Y वाला जुड़ा हुआ है जो कि कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन अपने रिलीजिंग वाले ग्रुप हैं, ये वाले ग्रुप हैं, और रिलीजिंग ग्रुप तो क्या करेंगे कि भाई कार्बोकेटाइन को क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा रहे हैं। कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसकी ओर होगी, कार्बोकेटाइन की ओर होगी। अब जब कार्बोकेटाइन की ओर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश घनत्व है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि पहले तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब कोई प्लस आई प्रभाव वाला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला वो इसको इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अब जो आवेश घनत्व पहले था इसके नहीं इनके इसकी अनुपस्थिति में जो आवेश घनत्व था, अब वो क्या हो गया, आवेश घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रॉनों की जो कमी थी अब क्या हो गई, इतनी कमी नहीं रही, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कहाँ हो गई, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किस ओर हो गई, कार्बन की ओर। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो भी है अपना आवेश धनावेश है, तो कैटायन का जो घनत्व है वो अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कार्बोकेटाइन का घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है। तो जितना ज्यादा आवेश होगा, आवेश घनत्व जितना क्या होगा, ज्यादा होगा। आवेश घनत्व जितना ज्यादा होता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। भाई आवेश घनत्व ज्यादा है मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा होने से क्या होगा, वो ज्यादा क्रियाशील होगा। भाई ज्यादा कमी है तो ज्यादा लेने की, जल्दी से लेने की कोशिश करेगा, जल्दी लेने की कोशिश करेगा, इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। लेकिन इसने क्या किया कि इसके आवेश घनत्व को क्या कर लिया, कम कर लिया। भाई पहले जो था, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो प्लस चार्ज किसकी ओर जा रहा है, भाई इसके भर रहे हैं, तो प्लस वाला जो आवेश है वो क्या हो रहा है, इसके कम हो रहा है। आवेश का घनत्व जितना कम होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब रिएक्टिविटी जब कम होगी तो मैंने बताया एक दूसरे के कैसे, जब क्रियाशीलता कम है इसका मतलब स्थायी, तभी तो ज्यादा कम क्रियाशील है। तो प्लस आई प्रभाव क्या करेंगे कि स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। अब इसके जस्ट उल्टा ही हो रहा है। अब स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, इनकी यदि बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या करेंगे, माइनस वाला है तो माइनस वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, खींच रहे हैं, तो उधर खींच रहे हैं। इसका आवेश घनत्व और क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा है, क्योंकि ये धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो माइनस आई और इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। तो यहाँ पे धनावेश का जो आवेश घनत्व है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जितना आवेश घनत्व ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। रिएक्टिव ज्यादा है इसका मतलब क्या है, स्थायी उसका क्या है, कम है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी
स्टेबिलिटी तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो देखो, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो प्लस आई प्रभाव वाले पहले हम पढ़ेंगे, प्लस आई वाला तो एग्जाम्पल देखते हैं। प्लस आई वाले देखते हैं, देखो एक तो है ये वाला, ठीक है, इसको मैं दे रहा हूँ 1 नंबर, 2 नंबर में दे रहा हूँ ये, और 3 नंबर में जैसे मैंने दे दिया। इनकी यदि बात करो, देखो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई वाला प्रभाव है। अब देखो यहाँ तो संख्या कितनी है, 3 है, यहाँ तो कितनी है, 2 है, यहाँ तो कितनी है, 1 है। तब देखो ये 3 है और इलेक्ट्रॉन घनत्व ये क्या 3 है, संख्या में 3 है, तो ये क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर लेंगे, सबसे ज्यादा कम कौन सा है, ये करेंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व ये कम करेंगे, तो सबसे ज्यादा स्थिर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में संख्या 2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को क्या करेंगे, कम करेंगे। आवेश घनत्व को जब कम करेंगे तो आवेश घनत्व कम हो जाएगा, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आवेश घनत्व इधर देखो, इधर भी है, लेकिन संख्या 3 है, यहाँ पे 3 CH3 समूह, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इनका क्रम हो जाएगा 3 to 1। कहने का मतलब कि प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा उसके लिए स्टेबिलिटी की क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ये क्या है, 3 to 1, तो क्या है, स्टेबिलिटी तो 3 to 1 हो जाएगी। और हम यदि बात करें रिएक्टिविटी की, वो क्या हो जाएगी, 1 to 3, ये हो जाएगी इसकी रिएक्टिविटी, ठीक है। आगे भी चले तो ये तो एग्जांपल था प्लस आई वाला। यदि माइनस वाले की बात करें, इस वाले की हम बात करें, तो इसके लिए क्या होगा, ये तो पहला हो गया प्लस आई इफेक्ट वाला। दूसरा, यदि माइनस आई इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी और उस पर क्या फर्क पड़ता है, 2 एग्जांपल लूंगा मैं, CH3 और CH, है ना, और एक ले रहा हूं मैं CH3 और CH, CL और ठीक है। अब देखो ये तो क्या है,